Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to another episode of Environment Matters. जैसे कि आप जानते हैं कि Environment Matters में हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और आज भी हम लोग कुछ ऐसे ही इन्वायरमेंटल कम सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मैक्सिमम जो मेरे लेक्चर्स हैं दे आर बाइलिंगुअल because my students they are from diverse background. They are from BA, BSc, BCom, they are from Bachelor of Vocational Studies, BBA, BCA. So students from all background are there who studies environmental science. तो bilingual lectures में ये रहता है कि most or all of them are benefited through these lectures. So today's topic of this lecture will cover human population increase, its impact, what could be the control measures. Then we will also discuss about human rights, मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत, ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है HIV AIDS. So let's start today's lecture with the first topic on human population. So today's first topic is human population growth and its impacts, यानी कि मानव जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव. So first starting with the definition. So population may be defined as the total number of individuals of a particular species that are living in a specific geographical area at a given time. तो किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं. किसी भी एक प्रजाति के जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी एक स्थान पर रहते हों किसी एक पर्टिकुलर समय में उसको हम पॉपुलेशन या आबादी कहते हैं. नाउ कमिंग टू ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव आबादी. तो ह्यूमन पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. तो मानव आबादी का मतलब है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने लोग रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज नोन एज ह्यूमन पॉपुलेशन और मानव आबादी. और एज पर द लेटेस्ट असेसमेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैज ऑलरेडी रीच्ड अराउंड 8.2 बिलियन पीपल्स. नाउ कमिंग टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, the study of population, or we can say that the statistical study of the population is known as demographics, and it basically focuses on various characteristics such as size, structure, distribution and trends within a population. So demographics क्या है? It is the statistical study of the population जिसमें कि हम population के different जो characteristics या features हैं या parameters हैं उनको study करते हैं. Now coming to population characteristics. अब कुछ important terminologies हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे जो population से जुड़ी हुई हैं. Number one is population density यानी कि जनसंख्या घनत्व. It is the total number of people living per unit area and it is typically measured as individuals per square kilometer or mile. यानी कि total number of individuals जो एक प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं और ये पर स्क्वायर किलोमीटर में इसको जो है मेजर किया जाता है. सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज नेटिलिटी. नेटिलिटी का मतलब है बर्थ रेट यानी कि जन्म दर. इट इज बेसिकली द प्रोडक्शन और द बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, सिंपल भाषा में कहा जाए तो. और अगर क्रूड बर्थ रेट की अगर बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 इंडिविजुअल्स में कितने न्यू ऑफस्प्रिंग्स बर्थ ले रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट. नेक्स्ट इज मॉर्टेलिटी और डेथ रेट जिसको कि हम मृत्यु दर के नाम से भी जानते हैं. सो मॉर्टेलिटी इज बेसिकली द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन यानी कि एक जनसंख्या में होने वाली मृत्यु उसको हम मॉर्टेलिटी कहते हैं. और क्रूड डेथ रेट में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में कितनी मृत्यु हुई एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, दैट इज नोन एज क्रूड डेथ रेट.
Next is immigration. Immigration means addition of individuals from outside or the act of moving into a country or region to live there permanently or for an extended period of time. इमिग्रेशन जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इमिग्रेशन का मतलब है किसी एक जनसंख्या में किसी दूसरी बाहर की जनसंख्या से जब कोई इंडिविजुअल आए कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए वहां रहने के लिए या परमानेंटली रहने के लिए, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उस इंडिविजुअल ने वहां पर बर्थ नहीं लिया है, उसने बर्थ किसी और पॉपुलेशन में लिया है, लेकिन वो वहां पर माइग्रेट होकर आता है। सो दैट इज इमिग्रेशन। सेकंड इज ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन मीन्स इंडिविजुअल्स लेफ्ट a particular population or the act of living one's own country or region to live in another. ये जस्ट उसका अपोजिट है। इमाइग्रेशन का मतलब है कि जब किसी एक जनसंख्या से इंडिविजुअल बाहर निकलकर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाता है, दूसरी जनसंख्या में चले जाता है, तो उसको हम ई माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश से कई लोग जो हैं पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं, तो उसको हम ई माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोटिक पोटेंशियल। Biotic potential basically refers to the maximum reproductive capacity of an organism or population under ideal environmental conditions. Ideal environmental conditions का मतलब है कि unlimited resources हों, there is complete absence of disease, there is no predation, there is no other limiting factors. यानी कि आइडियल कंडीशंस हैं सरवाइव करने के लिए। तो ऐसी आइडियल कंडीशंस को अगर हम एज्यूम करें, क्योंकि यहाँ एज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि नेचर में कभी भी आइडियल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो अगर ऐसी आइडियल कंडीशंस हम मान लेते हैं कि अगर हो कहीं, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर जनसंख्या या पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी कि वो कितने न्यू ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे पैदा कर सकता है या कर सकते हैं, उसी को हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्लूड्स द लिमिटिंग फैक्टर्स दैट बेसिकली कंट्रोल्स द पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी नेचर में जो है कभी भी आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो हमेशा नेचर में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं जो पॉपुलेशन किसी भी प्रजाति की जो है उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन अनलिमिटेड इंक्रीज करती गई तो नेचर का जो बैलेंस है, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कंपटीशन, एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो खाने के लिए हो सकती है, पानी के लिए हो सकती है, पोषक तत्वों के लिए हो सकती है, और भी कई प्रकार से हो सकती है। प्रेडेशन यानी कि जैसे एक जो शेर है वो एक हिरन को खाता है, दैट इज प्रेडेशन। डिजीज, बीमारियां हो सकती हैं। रिसोर्स स्कैरसिटी यानी कि संसाधनों की कमी हो सकती है। ये सभी चीजें जो हैं किसी भी पॉपुलेशन को उसका बायोटिक पोटेंशियल अचीव करने से रोकती हैं, और इसको हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज कैरिंग कैपेसिटी। इट इज बेसिकली द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि किसी एक जगह का, किसी एक क्षेत्र का या किसी एक इकोसिस्टम का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का, वो डिपेंड करता है कि कितना वहां खाना है, कितना वहां वाटर है, पानी है, कितने वहां न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने वहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बेसिस पे ही जो है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एक एरिया या इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जो एवरेज ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, कि ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो इंडिविजुअल या जो भी प्राणी है वो कितने सालों तक जीवित रहता है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। Now the next is population age structure and the demographic transition. The population age structure could mainly be divided into three stages. First is pre-reproductive, that is 0 to 14 years. Second is reproductive, 15 to 44 years. And the third stage is post-reproductive, that is 45 to 85 plus years. तो जनसंख्या का जो एज स्ट्रक्चर है उसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो बचपन जिसको हम कह सकते हैं 0 to 14, सेकेंड वन रिप्रोडक्टिव युवावस्था जिसमें कि इंडिविजुअल्स दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स, दैट इज 15 to 44 ईयर्स। एंड उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव
दैट इज 45 to 85 प्लस ईयर्स, जिसको कि हम कहेंगे प्रौढ़ावस्था या बुढ़ापा उसके बाद, तो दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस एज स्ट्रक्चर के ऊपर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पिरामिड्स बनते हैं कि किस कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस प्रकार से जो है उसके ट्रेंड्स रहे हैं या किस प्रकार से वो ग्रो कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पॉपुलेशन पिरामिड्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पिरामिड है, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे नीचे है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव जो प्री रिप्रोडक्टिव से थोड़ी कम है, और लास्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव या जो सबसे कम है। तो इस तरह की पॉपुलेशन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव में जाएंगे, और इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो काफी तेज गति से जो है इंक्रीज करेगी। और इस तरह का वेरी फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो साउथ एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज में जो है वो पाई जाती है, जैसे कीनिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है। सेकेंड जो पिरामिड है दैट रिप्रेजेंट्स स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ में आप देख रहे हैं जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें जो डिफरेंस है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, वो पहले वाले पिरामिड से कम है। हालांकि है इसमें भी ज्यादा, जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव उससे थोड़े कम हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे थोड़े से और कम हैं। यानी कि इसमें भी पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन जो ग्रोथ रेट है दैट इज लेस। इस तरह की पॉपुलेशन जो है दैट इज फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज सॉरी। नेक्स्ट इज जीरो ग्रोथ, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो स्टेगनेंट है या स्टेगनेंसी की तरफ जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ऑलमोस्ट जो है पैरेलल बनता है। इसमें जो डिफरेंस है डिफरेंट स्टेजेस के बीच में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जो प्री रिप्रोडक्टिव है दैट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एंड दैट इज अगेन इक्वल टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें कोई भी पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज नहीं कर रहा है, उतना ही लगभग रह रहा है। तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। इस तरह का जो ग्रोथ रेट है वो काफी जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, स्वीडन, इस तरह की कंट्रीज में जो है इस तरह का जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन पाया जाता है, ग्रोथ रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर नेगेटिव ग्रोथ ट्रेंड, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो सबसे कम है बचपन में, और जो युवावस्था में है वो उससे ज्यादा है, और जो बिल्कुल बुढ़ापे में है वो उससे भी ज्यादा है। यानी आने वाले टाइम में जो है जो प्री रिप्रोडक्टिव में जो लोग बच्चे हैं वो युवावस्था में जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी नेचुरली। तो इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव ग्रोथ ट्रेंड दिखा रही है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आने वाले समय में कम होगी। इस तरह की पॉपुलेशन जो है जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, इस तरह कंट्रीज में जो है पाई जाती है। नाउ कमिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो इसी को दूसरी भाषा में हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। किस प्रकार से जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होता है। इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ए सोसाइटीज पॉपुलेशन, और इसके मेनली चार जो है मेन स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में देयर इज हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड लो ग्रोथ रेट, मतलब डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि दोनों ही ज्यादा हैं तो नेट डिफरेंस नहीं है, तो ग्रोथ रेट जो है वो कम है। दूसरी स्टेज आती है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू करता है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो ज्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ उसमें नोटिस की जाती है। और तीसरी स्टेज फिर आती है रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, तो डेथ रेट पहले ही जो है डिक्लाइन कर गया है, अब बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर गया। देयर विल बी कंटिन्यूड डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, तो इसलिए ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करता है। और फोर्थ स्टेज आती है लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड लो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो डेथ रेट और बर्थ रेट है वो दोनों ही कम हो जाते हैं, और दोनों ही के बीच में जो डिफरेंस है अगेन वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। So the next is population growth curves. Population growth curves are mainly of two types. The first one is exponential or J-shaped growth curve, and the second one is logistic or S-shaped growth curve. So J-shaped growth curve
हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा आप देख रहे हैं वो जे शेप का है, और जो एस शेप्ड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एस शेप का है रफली, इसलिए उसको एस शेप्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यानी कि जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के बारे में। तो इसमें ये वाला इस तरह का जो ग्रोथ कर्व है, इसमें जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी फास्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो कभी भी ये पॉपुलेशन रीच नहीं करती है। Environmental resistance does not act at all in this type of growth curve, and इसमें जो है लैग फेज और लॉग फेज दोनों फेजेस जो है प्रेजेंट हैं। तो जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं स्लोली जब पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है दैट इज लैग फेज, और जब एक्सपोनेंशियली एकदम से शूट आउट करती है दैट इज लॉग फेज। इसमें जो है इक्विलिब्रियम फेज नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करती है, और इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इसमें एक्ट नहीं करता है। और ये इस तरह का जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो स्मॉल इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जो एक फेवरेबल सीजन होने पर, अनलिमिटेड जो रिसोर्सेज होने पर, उस पर्टिकुलर सीजन में फूड रिसोर्सेज होने पर, सुटेबल और कंड्यूसिव क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन एकदम से जो है बहुत तेजी से ग्रो करती है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के टाइम में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं बहुत तेजी से जो है उनकी पॉपुलेशन ग्रो करती है, और बरसात खत्म होने के बाद एकदम से वो डिक्लाइन कर जाती है। तो इसमें जो पॉपुलेशन है एकदम से ग्रो करती है, और एकदम से फिर इसमें ग्रो करने के बाद जो है वो क्रैश कर जाती है जब जो पॉपुलेशन है उस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर देती है। तो पॉपुलेशन जो है एकदम से क्रैश कर जाएगी और खत्म हो जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dn/dt इज इक्वल टू rn। dn/dt is the rate of change of number of individual or population. R maximum is the carrying capacity, and n is the basically number of individuals. So dn/dt is equal to r max into n. Second growth curve is logistic or S-shaped population growth curve. जो इस टाइप का ग्रोथ कर्व है इसमें आप देखेंगे कि देयर इज ए लैग फेज, देयर इज ए लॉग फेज एंड देयर इज ए स्टेशनरी फेज। तो स्टार्टिंग में जो है जब पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करेगी दैट इज ए लैग फेज, बीच में जब पॉपुलेशन रैपिडली और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है दैट इज लॉग फेज, एंड ऊपर जब पॉपुलेशन जो है इक्विलिब्रियम लगभग कांस्टेंट हो जाती है दैट इज इक्विलिब्रियम और स्टेशनरी फेज। इसमें जो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट करता है, और एक इक्विलिब्रियम फेज जो है इसमें अचीव करती है पॉपुलेशन। इस तरह की पॉपुलेशन जो है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है, एंड दिस ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय dn/dt इज इक्वल टू rn into k minus n divided by k, where k is the carrying capacity. K is the carrying capacity, and k minus n divided by k is the environmental resistance. So the this equation is like this: dn/dt is equal to rn into k minus n divided by k. So these are the two types of growth curves. Now we will briefly discuss about the world population scenario. So world population जो as of now latest है that is approximately around 8.2 billion, और 1800 की बात करें तो it was only 1 billion at that time. और वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का that has started decreasing. वो कम हो रहा है, although the population is increasing but the growth rate is decreasing. Currently it is around 0.9% growth in the population per year, which is approximately 83 million per year, and it was highest around 2.1 in the 1960s. तो 1960s में जो ग्रोथ रेट था वर्ल्ड पॉपुलेशन का that was highest, that was 2.1, but now it has decreased to 0.9%. और जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हैं वर्ल्ड की उसकी बात की जाए तो मिड सेंचुरी यानी कि 2050 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 9.7 बिलियन, एंड बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इट इज estimated or it is assessed that the population of world is likely to get stabilized at around 10.4 billion by 2100, depending upon the fertility rates and the relevant policy changes.
So most of the growth in the world is mainly occurring in the developing countries, especially like Africa, South Asia, and the high growth rate is noticed in sub-Saharan Africa and the some parts of the South Asia, and low growth and decline in population is noticed in the developed nations like Europe, East Asia, Japan, South Korea, China. And there are what are the main reasons of population increase that was there when the population increased, world population increased. So दुनिया की जो population है वो पिछले 100 सालों में लगभग 4 गुना बढ़ी है, और इसका जो मेन कारण है दैट इज मेनली मेडिकल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से हमारा जो डेथ रेट है वो कम हुआ, लो मोर्टेलिटी, मृत्यु दर में कमी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे कि हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ी, और फूड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उसने ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट किया, जिससे पॉपुलेशन भी ग्रेजुअली इंक्रीज की. नाउ कमिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन सिनेरियो. So as we all know that India is the most populous country of the world. We already surpassed China in the year 2023. उससे पहले जो है चाइना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, लेकिन आज की डेट में इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.46 बिलियन पीपल. और इंडिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 1947 से आज तक जो है 4 टाइम्स इंक्रीज की है. तो 1947 में द पॉपुलेशन वाज ओनली 34 करोड़. ग्रोथ रेट की बात की जाए, द ग्रोथ रेट जो इंडिया का है दैट हैज स्लोड डाउन. इट इज अराउंड 0.8% एनुअली एंड इट वाज हाईएस्ट 2% in the 1970s, which is also known as the phase of population explosion. और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम यूथफुल पॉपुलेशन है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज में जो है मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस पॉपुलेशन में है. लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स से कम उम्र के हैं. सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स ए सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो लगभग 34% जो आबादी है इंडिया की वो शहरों में रहती है, फिर चाहे वो रोजगार के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, लेकिन टोटल 34% जो पॉपुलेशन है दैट इज लिविंग इन द सिटीज. फर्टिलिटी रेट की बात की जाए यानी कि प्रजनन दर की बात की जाए तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है दैट हैज डिक्रीज्ड टू अप्रोक्सीमेटली 2 चिल्ड्रंस पर वुमेन, जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1. रिप्लेसमेंट लेवल का होता है मतलब ये होता है कि एक जो फीमेल है वो अपनी लाइफ में कितने जो है ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगी जो सरवाइव करेंगे और जो उसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज 2.1. सो इंडियाज फर्टिलिटी रेट इज बिलो दैट रिप्लेसमेंट लेवल. इट इज 2 चिल्ड्रंस पर वुमेन. However, there is wide variation among the states. तो अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग है. This is the nation's average. Now coming to the stages of India's population growth. इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में जो भी डिफरेंट स्टेजेस रही हैं उसकी बात हम लोग करेंगे. तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को मेनली जो है 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, जब जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो बहुत कम थी. दिस पीरियड वाज फ्रॉम 1891 टू 1921. इसमें जो पॉपुलेशन है वो 30 सालों में सिर्फ 1.26 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुई, because the death rate was very high at that time, and death rate was high mainly due to famines, यानी अकाल पड़े, बीमारियां हुई, प्लेग, मलेरिया, इस तरह की महामारियां फैली, और जो फूड था वो भी बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है हमारी फूड की वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय. तो ये जो मेन रीजंस थे फॉर हाई डेथ रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम रही या स्टैग्नेंट रही, जिसको हम कह सकते हैं. नेक्स्ट फेज है पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, जिसमें पॉपुलेशन जो है स्लोली इंक्रीज करना शुरू की. दिस इज 1921 टू 1951. इन 30 सालों में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 47.3% इंक्रीज करी. एंड 1921 इज ऑल्सो नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज इससे पहले जो पॉपुलेशन का सिनेरियो था दैट वाज टोटली स्टैग्नेंट टाइप, एंड इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करना शुरू कर गई, इसलिए इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. रैपिड ग्रोथ
और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट इज 1951 टू 1981। तो इसमें इन 30 सालों में जो है 89% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंक्रीज की। और इसके जो मेन कारण हैं वो ये हैं कि जो डेथ रेट है वो ग्रेजुअली कम हुआ और बर्थ रेट जो है वो बढ़ा। डेथ रेट के कम होने के कारण ये हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे काफ़ी एडवांस होने लगी। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उनके ऊपर कंट्रोल पाया गया और फूड प्रोडक्शन इंडिया की जो है वो इंक्रीज करी काफ़ी ज़्यादा, मेनली ड्यू टू द इन्वेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s। तो जो हरित क्रांति भारत में आई उसकी वजह से इंडिया की जो फूड प्रोडक्शन है वो मल्टीपल फोल्ड टाइम्स इंक्रीज कर गई। और इसका एक कारण और भी है, वेयर दैट वाज इलिटरेसी, क्योंकि लोगों को कम छोटे परिवार का जो महत्व है वो नहीं पता था। हालांकि वो इससे पहले भी नहीं पता था, लेकिन उस टाइम डेथ रेट ज्यादा थे और यहाँ डेथ रेट जो है कम हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो एकदम से इंक्रीज कर गई। लास्ट स्टेज इज और द करंट स्टेज आफ्टर दैट इज पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ बट विद द साइन ऑफ स्लो डाउन। उसके बाद जो ग्रोथ रेट रहा, जो ट्रेंड रहा पॉपुलेशन का 1981 ऑनवर्ड्स, पॉपुलेशन हालांकि ग्रो कर रही है और की है, लेकिन विद साइंस ऑफ स्लो डाउन, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्रोथ रेट जो है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1971 से 81 इट वाज 24.6%, 81 से 91 23 हो गया, 23.8 हो गया, 91 से 2001 21.3 हो गया, 2001 से 11 जो है वो 17.6 हो गया। तो हर डेकेड में जो ग्रोथ रेट है वो ग्रेजुअली 1-2 पॉइंट से लगभग डिक्रीज किया है। इन 2001 द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट डिक्रीज्ड बिलो 2% फॉर द फर्स्ट टाइम। 2001 से पहले कभी भी ग्रोथ रेट जो है वो 2% से नीचे नहीं गया था काफी डेकेड्स तक, लेकिन 2001 के बाद जो है ये ग्रोथ रेट फर्स्ट टाइम 2% से नीचे आया। तो पॉपुलेशन हमारी जो है अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रोथ जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो नाउ स्टार्टिंग विद द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के जो प्रभाव हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जितनी भी समस्याएं हम अपने आसपास देखते हैं, फिर चाहे वो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं या फिर पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हम गरीबी की बात करें तो हमारी जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है और संसाधन जो है सीमित हैं, जिसके कारण सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं मिल पाते, जिसके कारण बहुत से लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से और जो रोजगार के अवसर हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सीमित मात्रा में होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। हम पोल्यूशन की बात करें तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी हुआ और इनके कारण जो है प्रदूषण बढ़े, फिर चाहे वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन है, तमाम टाइप के जितने भी प्रदूषण हैं वो बढ़े और वो भी उसका कारण भी जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। हाउसिंग की हम लोग बात करें, हाउसिंग प्रॉब्लम की, तो कई लोगों के पास जो है रहने के लिए बहुत अच्छे घर हैं और कई लोगों के पास अपना सिर ढकने के लिए भी एक छत वो अपने लिए एक्सेस नहीं कर पाते। तो बहुत से लोग जो है वो मजबूर हैं झुग्गी झोपड़ियों में या फिर स्लम एरियाज में रहने के लिए। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग हेल्थ की बात करें तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू एंश्योर हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस प्रॉपरली, जिसकी वजह से कई सारे जो हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं या वेक्टर्स हैं वो पनपते हैं और कई प्रकार की जो बीमारियां या महामारियां हैं वो फैलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, क्योंकि जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, स्पेशली हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वो सीमित हैं।
तो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी ये जो संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे जलाने के लिए या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फूड शॉर्टेज हो सकता है क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो सीमित है, लेकिन आने वाले समय में पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो है हमें दोबारा से वो भुखमरी वाले जो एपिसोड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट इंक्रीज जो हो रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि संसाधन सीमित होने की वजह से कॉम्पिटिशन्स होंगे। कई बार ये कॉम्पिटिशन्स हेल्दी होंगे और कई बार जो है ये गलत तरीके से भी होंगे। तो लोग जो है चोरी चकारी करेंगे, मर्डर करेंगे, तो समाज में जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ेगा। हम बायोडाइवर्सिटी या हैबिटेट लॉस की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बनाएं, गांव बनाएं, शहर बनाएं, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें नेचुरल लैंडस्केप्स या फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हैबिटेट लॉस होता है, और हैबिटेट लॉस होगा तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, कंजेशन होगा, ट्रैफिक होगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं जैसा कि मैंने बताया वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज से जुड़ी हुई होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। द फर्स्ट सेलिएंट फीचर इज मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम एंड प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, यानी कि छोटा परिवार और सुखी परिवार का जो नॉर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों तक पहुंचाना। सेकेंड इज अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म के बाद 5 साल तक तो उनको डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन लगती हैं, कई प्रकार की बीमारियां लगने का उनको खतरा रहता है, जिसके लिए कई टाइप की जो वैक्सीन उनको जो हैं वो दी जाती हैं। तो इसको 100% इसका जो गोल है उसको अचीव करना वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट एम था। नेक्स्ट इज गिविंग कंपल्सरी एंड फ्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स। 14 साल के बच्चों तक को जो है फ्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस जो है वो भी। Now the last part of this topic is strategies for population control, यानी कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या उसके लिए रणनीतियां या स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए या हम अपना सकते हैं। तो इसको मेनली जो है 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, बायोलॉजिकल और लीगल। 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो है दैट इज एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है, लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाना। क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे, जब हम महिला और पुरुष शिक्षित होंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने और अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। हम तभी जो है ये चीज समझ सकते हैं कि छोटा परिवार क्यों उसको हम सुखी परिवार कहते हैं। दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो आज से पहले का जो समाज था, लगभग आप 30, 40, 50 साल पहले चले जाएं, तो उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 40-50 साल पहले जो दौर था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था और उसमें बहुत सारे कारण थे। लिटरेसी रेट भी एक था, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। उस टाइम महिलाओं का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था। उनका जो सोसाइटी में रोल था वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था, एक्सेप्ट कुछ एक महिलाओं को छोड़ के। लेकिन आज का जो दौर है उसमें महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं और आगे और भी होंगी, इसी की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पिछले 20, 30, 40 सालों में जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक शिक्षित महिला और एक सशक्त महिला जो है वो अपने भलाई और बुराई के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मिनिमम मैरिजेबल एज। तो चाइल्ड मैरिजेस को पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है ऑलरेडी, जैसा हमने डिस्कस किया। जो 2006 में एक्ट आया था, मिनिमम जो है 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए एज फिक्स की गई है।
तो ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इससे कम उम्र में अगर शादी जैसे पहले की जाती थी, तो अगर बचपन में ही जब शादी हो जाएगी तो हमारा जो मानसिक विकास है वो इतना नहीं हुआ होता, और हम मतलब बाकी चीजों के बारे में तो छोड़िए, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उनके बारे में भी सही डिसीजन जो है नहीं ले सकते। इसलिए एक मिनिमम मैच्योरिटी लेवल एज जो है इसमें फिक्स होना जरूरी थी। इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहला इंसेंटिव्स। कई सारे इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर सकती है, ठीक है। फिर चाहे वो जॉब्स का इंसेंटिव हो, प्रमोशन का इंसेंटिव हो, ठीक है। तो जो छोटे परिवार हैं जिसका एक बच्चा है या जो बच्चा है, इस तरह की कई सारी, जैसे आपने देखा होगा स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, या 2 गर्ल चाइल्ड के लिए, और गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली जैसे सुकन्या समृद्धि योजना कई सारे बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में चलती है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो केवल जो है या तो छोटे परिवार के लिए या फिर जो है गर्ल चाइल्ड्स के लिए जो है सरकारें चलाती हैं, और ये इस तरह की चीजें जो हैं वो समाज में छोटे परिवार को जो है वो प्रमोट करती हैं। जॉब्स और प्रमोशंस में भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में इस तरह का है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको जॉब्स में जो है प्रमोशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स। कई सारी गोलियां और कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दे आर बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन्स जो कि एज ए बर्थ कंट्रोल जो है एक्ट करते हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड है आईयूडीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया गया है कॉपर टी, विच इज फिक्स्ड इन द यूट्रस ऑफ ए वोमेन, एंड these devices are effective for a certain period of time like 1 year, 2 year or 3 year. So this is also a good method of birth control. Next is condoms. So condoms are no doubt they are the best and the most safest method of birth control. Then there are spermicides. There are different kinds of creams or jellies that are available in the market, but the success rate of these spermicidal creams is not 100%. So it is not recommended to use these creams due to this reason. Then sterilization is the most effective. So sterilization could be done by 2 methods. It could be in the form of male sterilization, that is known as vasectomy, and the female sterilization, that is known as ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको जो है ऑपरेट करके उसको जो है क्लोज कर दिया जाता है, और फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको जो है ऑपरेट करके उनको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे कि बर्थ कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जैसे फर्टिलिटी पीरियड मेथड, कोइटस इंटरप्टस, इस तरह के तमाम बायोलॉजिकल मेथड हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं। फिर हम बात करते हैं लीगल स्ट्रेटजीज की। तो लीगल स्ट्रेटजीज में जो है मेनली देयर शुड बी लॉज। There should be laws for sex determination, there should be law for child marriages, there should be law for child labor, और ये laws हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमने बनाए हैं, ठीक है। It is a criminal offense to identify the sex of the child when a woman is pregnant. तो और दूसरा चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की जो 2006 में बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, ठीक है। वैसे तरह से चाइल्ड लेबर के लिए भी जो है एक्ट बने हुए हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर पॉपुलेशन control. So that's all about population, human population, its structure and its impacts, and finally the strategies for population control. Now the next topic is human health and environment. So briefly इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So what is human health? So as per World Health Organization, the definition of health is, it is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. मतलब health का मतलब ये है कि it is a state of complete physical, mental and social well-being. और सिर्फ बीमारी ना होना या शरीर में कोई भी कमजोरी ना होना वो हेल्थ नहीं है। एक हेल्दी इंसान वही है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो जो हेल्दी है या वेलबींग है, उसी को हम हेल्दी
ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। एज पर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑल constituents of environment of our planet exert an influence on human health and well-being। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने इतनी सारे पहलुओं के बारे में बात की, पर्यावरण के पहलुओं के बारे में, और चाहे फिर वो प्रदूषण हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, या फिर डेजर्टिफिकेशन हो, लैंड डिग्रेडेशन हो, किसी न हर इन्वायरमेंटल पहलू का कोई ना कोई जो है हमारे हेल्थ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट रहता ही रहता है। एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ थिंग्स दैट आर सराउंडिंग अस, वेदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। और एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं है केवल, एनवायरनमेंट के हर पहलू, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, ये सारे पहलू कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। हो सकता है कि हम लोग फिजिकली हेल्दी हों, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना हम खाते हैं, ठीक है, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है दैट इज वेरी गुड, बट जिस जगह पर हम रहते हैं, उसके आस पड़ोस में जो लोग हैं, या फिर जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, या फिर जिस जगह पर हम जॉब करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, हो सकता है कि उन पड़ोसियों में से, उन क्लासमेट्स में से, उन कलीग्स में से कुछ ऐसे लोग हों जो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, या फिर जिनकी वजह से आपका जो क्लास इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट, या फिर आपके घर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है या रहने लायक नहीं रह पाता। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल हेल्थ है या जो आपकी साइकोलॉजी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और इसके वजह से कई सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर हम पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तभी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन हम एक फिजिकली अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हुए भी अगर हमारा सोशल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज फॉर ए पुअर हेल्थ। इससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर में बी स्ट्रेस, देयर में बी ट्रॉमा, है ना, देयर में बी एंजाइटी। सो इट इज डिजायरेबल टू हैव ए सस्टेनेबल एंड हेल्थ एनहांसिंग इन्वायरमेंट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली हर प्रकार से जो है साउंड होना जरूरी है टू एंश्योर ए हेल्दी लाइफ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार। सो ह्यूमन राइट्स बेसिकली रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ human beings are having universal rights regardless of legal jurisdiction, ethnicity and nationality। यानी कि मानवाधिकार ऐसे यूनिवर्सल अधिकार हैं that does not depend on legal jurisdiction, ethnicity, कौन से बैकग्राउंड से आप आते हैं या कौन से देश में आप रहते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता। आप जो है मानव हैं, इंसान हैं, होमोसेपियंस हैं, सिर्फ इतना ही काफी है आपके वो मानवाधिकार होने के लिए। तो इसका एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 10th of December 1948। So basically this declaration, it acted as a foundational document that outlines the basic rights and freedoms, and it universally recognized 30 rights that were covered under 30 articles। तो यहाँ पर हम लोग सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, ब्रीफली जो है जो मेन ह्यूमन राइट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कुछ कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो कोर प्रिंसिपल्स मेनली 3 हैं आपके। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद दिस राइट्स व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे। तो ये राइट्स जो हैं सभी ह्यूमन बींग्स के हैं, कोई इससे इनको आपसे छीन नहीं सकता। इट अप्लाइज टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, नेशनलिटी और एनी अदर स्टेटस।
तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के मानवाधिकार हैं, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जगह के रहने वाले हों, दैट वो डिपेंड नहीं करता है। ऑल राइट्स whether civil, political, economical, social and cultural are interdependent and equally important। सभी राइट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते और सभी जो हैं बराबरी यानी कि इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि इसमें कुछ कुछ राइट्स हैं, फ्रीडम, फ्री एंड इक्वल, देन फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, देन राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, right to recognition before the law, right to equality before the law, access to justice। ये कुछ जो हैं 7-8 अधिकारों के बारे में हमने यहाँ बात की। इसके अलावा टोटल इस तरह के 30 राइट्स हैं that are given under 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights। Now we are also going to discuss about the HIV or AIDS। HIV stands for Human Immunodeficiency Virus and AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। So HIV virus is basically responsible for causing the disease of AIDS। जो HIV वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल that is a RNA, it is not a DNA। RNA stands for ribonucleic acid और इसका जो काम करने का तरीका है, इट बेसिकली अटैक्स द WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे खून में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। जो हमारे खून में सफेद कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में बेसिकली बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करती हैं यानी कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं, उन व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये HIV वायरस अटैक करता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं T हेल्पर सेल्स। तो उन T हेल्पर सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज या कम होती जाती है। ये डायरेक्टली ये वायरस ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्टली हम लोग जो है डेथ के शिकार हो जाएंगे या मर जाएंगे, बट ये धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी की, क्योंकि जब इम्यूनिटी कम होगी जो भी बीमारियां हमारे शरीर में लगेंगी, फिर चाहे वो सिंपल सर्दी जुकाम हो या कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी लग तो जाएगी लेकिन उसको ठीक होने में या तो बहुत ज्यादा समय लगेगा या वो ठीक ही नहीं होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारा बॉडी है वो एक तरह से बीमारियों का घर बनता जाएगा और अल्टीमेटली जब इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाएंगी तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि जब कोई भी इंडिविजुअल उससे वायरस के संपर्क में आता है और जब उसके symptoms develop होते हैं, that may be from very few weeks to months or it could also go up to 10 to 15 years। ठीक है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। Now coming to the factors responsible for the spread of this virus। ये कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ट्रांसमिट होने के जो कारण हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहला है अनसेफ सेक्स, means having sex without using the safety measures like condoms or having multiple partners, sex partners। Then it could also be transmitted from a pregnant mother to its child through the umbilical cord, यानी कि जो pregnant mother है उससे बच्चे को हो सकता है। It could also be through syringes, जो इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में लगाते हो या फिर जैसे कि आजकल जो ड्रग्स की इतनी बड़ी समस्या है, लोग जो है इंजेक्शन यूज करके ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे लगाते हो। तो एक इन्फेक्टेड सिरिंज जो किसी एक HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल ने यूज की है या उस पर यूज की गई है और उसको उसी सिरिंज को कोई दूसरा इंडिविजुअल यूज करता है तो उससे भी एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इट कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल। ठीक है, जब किसी को कहीं पर खून चढ़ता है तो उसके कारण भी एड्स जो है वो हो सकता है। एक्सीडेंटल पंक्चर्स बाय नीडल्स, नॉन स्टेराइल टूल्स, कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आता है किसी ऐसी चीज से जो HIV इन्फेक्टेड है, उससे एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है द मेथड्स थ्रू विच एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड।
यानी कि एड्स किन माध्यमों से नहीं फैलता है, ठीक है। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टचिंग और बाय किसिंग और बाय हगिंग एनीवन। इट इज नॉट स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज, मच्छरों से नहीं फैलता है। इट इज नॉट स्प्रेड बाय शेयरिंग द फूड्स एंड ड्रिंक्स। इट इज not spread by the air or the water, and it is not spread by the by sharing of toilets and bathrooms। तो इन सभी चीजों से जो एड्स का वायरस है वो नहीं फैलता है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि किस प्रकार से एड्स को फैलने से रोका जा सकता है। सो ऑलवेज वी शुड हैव सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉन्डम शुड बी यूज्ड, एंड ऑलवेज देयर शुड बी single sex partner throughout life, number 1. Number 2, we should always use sterilized needles or equipments। हम लोग हॉस्पिटल में कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं, हमेशा जो है नई नीडल जो है यूज करनी चाहिए। हमेशा आजकल नई नीडल यूज की जाती है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय आपने देखा होगा कि जब भी बचपन में जो है इंजेक्शन लगाने कहीं लेके जाते थे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, वहां पर नीडल को या इंजेक्शन को जो है पहले बहुत देर तक बॉयल किया जाता था उसको स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन आजकल जो है हमेशा नई नीडल या सिरिंज ही यूज की जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग कई बार हेयर कट करवाने जाते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी जो ब्लेड है वो आपका जो बार्बर है वो न्यू ब्लेड यूज कर रहा है, वो पुरानी ब्लेड यूज ना करे, ठीक है। और कभी भी कहीं भी हॉस्पिटल में या किसी और जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो ऑलवेज दैट ब्लड शुड बी टेस्टेड फॉर HIV वायरस। विदाउट टेस्टिंग जो है कभी भी कोई भी खून जो है किसी को ना चढ़ाएं। एंड देयर इज वन मेडिसिन कोर्स दैट इज PrEP, इसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। इट इज बेसिकली ए प्रिवेंटिव मेडिकेशन फॉर द इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV। यानी कि जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं, फिर चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर जो है एड्स फैलने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उनको ये मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। इससे एड्स फैलने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटस, एड्स का जो स्टेटस है, तो एज ऑफ 2023 it is estimated that 38 million people are living with HIV worldwide। approximately 38 million people जो हैं पूरी दुनिया में एड्स के साथ जी रहे हैं। एंड इसमें मैक्सिमम जो है सब सहारन अफ्रीका में जो है हाईएस्ट बर्डन है, और ऑलरेडी जो है 30 मिलियन लोग जो हैं एड्स की बीमारी की वजह से वो मारे जा चुके हैं। इंडिया की बात करें तो 2.4 मिलियन पीपल आर लिविंग विद HIV इन इंडिया, एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद HIV पॉजिटिव पीपल्स। नेक्स्ट इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब जो लोग एड्स के शिकार हो जाते हैं उनके लिए एक मेडिकेशन का कोर्स होता है जिसको हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के नाम से जानते हैं। जो भी HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये मेडिसिन डेली जो है लेनी पड़ती है, और इससे जो है एड्स क्योर तो नहीं हो सकता, ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन काफी एक लंबे समय तक जो है ये उस इंडिविजुअल को हेल्प करता है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए। ये बेसिकली इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, इट प्रिवेंट्स HIV फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, एंड इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू नियर नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि ये एड्स को ठीक कर देगा, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो इसका जो सार जो बनता है, जो भी हमने पिछली 2 स्लाइड्स में डिस्कस किया है अबाउट एड्स, वो यही है कि HIV होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो जिंदगी है वो खत्म हो गई है। एक HIV पॉजिटिव इंसान भी जो है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो HIV पॉजिटिव है उसकी डेथ हो जाएगी और हम लोग जो HIV पॉजिटिव नहीं है हम लोग अमर हैं, क्योंकि डेथ तो सभी की होनी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो है 200-300 साल तक जीने वाले हैं, ठीक है। सबकी लाइफ जो है वो 70, 80, 90 साल जो है नॉर्मल इतनी ही होती है, ठीक है, और उससे कम भी होती है, ठीक है। लेकिन एक HIV पॉजिटिव इंसान भी जो है एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है
अगर वो प्रॉपरली जो है ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज करें और जितने भी प्रिकॉशंस उसको बताए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा उसको वो अपने जीवन में जो है अपनाए। और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर HIV पॉजिटिव हमारे समाज में, हमारे आसपास या हमारे परिवार में है तो उसको हम घृणा की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि मैंने बताया किसी के साथ बात करने से, किसी के साथ खाना खाने से, पानी पीने से, टॉयलेट या बाथरूम शेयर करने से एड्स जो है नहीं फैलता है, बल्कि उन इस तरह के लोगों को हमें जो है मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपना जी सकें। सो that was all about HIV and AIDS. With this we came to the end of this lecture. In this lecture we covered the population, human population, impacts of human population, then various strategies to control the human population, then we also discussed the human health and environment, then we also talked about human rights, and in the last we also covered a very important topic on HIV AIDS. So I hope कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि आप इसमें से पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी आपको इसमें से सीखने को ज़रूर मिली होंगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इन्वायरमेंट मैटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन environmental issues. Thank you.